नमस्कार साथियों। तो हम फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन यानी हम फोर्स के जो इफेक्ट यानी प्रभाव थे उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे फोर्स स्पीड में परिवर्तन कर देता है किसी ऑब्जेक्ट की। जैसे वो उसको रेस्ट से मूव स्थिति में ला देता है या फिर उसके जब वो स्लो स्थिति में होता है ऑब्जेक्ट तो फोर्स देते हैं तो वो फास्टर दौड़ने लगता है, या फिर सामने फोर्स देते हैं तो वो फास्टर से स्लो हो जाता है, या फिर अगर कोई मूव कर रहा है तो हम ऐसा बल लगाएं तो वो रेस्ट में आ जाते हैं। तो इन जो फोर्स थे इफेक्ट थे उसके अंतर्गत हमने स्पीड परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, यानी उस सब स्थितियों में स्पीड परिवर्तन हो रहा था। तो अब हम जब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन उसके अंतर्गत डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन का मतलब ये है कि फोर्स स्पीड में परिवर्तन तो कर ही रहा है, लेकिन फोर्स कैसे डायरेक्शन में उसके जो है चेंज कर देता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स डायरेक्शन यानी दिशा भी वो परिवर्तित कर देता है। तो चलिए समझते पहले इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और बाद में इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे फोर्स डायरेक्शन में परिवर्तित कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ एक देख पा रहे हो कि एक इंक बोतल है यानी स्याही की बोतल है। ये इसको आप देख रहे हैं कि ये एक रोल कर सकती है। तो ये जब हम इस पर कोई बल लगा रहे थे तो ये मूव कर रही थी, यानी वस्तु रेस्ट अवस्था में थी, बाद में ये मूव करने लग गई। तो ये तो स्पीड परिवर्तन की बात थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आप अगर फोर्स का जो पहला इफेक्ट है यानी फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन के अंतर्गत स्पीड परिवर्तन, तो वो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देख लें, उसमें स्पीड परिवर्तन के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई है। यहाँ पर हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक स्केल है और एक स्याही की बोतल है। जैसे ही आपने इस पर बल लगाया ये गति करने लग गई, लेकिन इसको एक फोर्स के माध्यम से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने क्या नोटिस किया, बॉल इस दिशा में जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने स्केल से इसको धक्का मारा तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यानी इस दिशा में आ गई। वापस करके प्रयोग समझते हैं। जैसे ये बोतल है, विराम अवस्था में थी, हमने धक्का दिया, देखो ये डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इसको हम थोड़ा बोर्ड पर इसकी समझते हैं ताकि हमारे जो एग्जाम्पल है इसमें क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पर आपकी टेबल है, यहाँ पर बोतल है, इसको आपने ऐसे धक्का दिया तो ये रोल करने लग गई। आपने यहाँ पर स्केल रखा, एक एंगल पर स्केल रखा, जैसे ये यहाँ से टक्कर गई, यहाँ से आपने स्केल से इसको ऐसे फोर्स दिया, जैसे ही फोर्स दिया ये इस दिशा में बोतल आ गई। तो यहाँ पर फोर्स ने क्या किया, यहाँ पर फोर्स ने डायरेक्शन चेंज किया। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन के अंतर्गत हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर फोर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले ये स्लो मूव कर रही थी मान लेते हैं, जैसे ही आपने इसको स्केल से तेज तेज धक्का दिया तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी स्पीड भी परिवर्तन हुई, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है, तो उसको आप देख लें। तो फोर्स के जो हमने इफेक्ट थे वो पढ़ लिए हैं कि फोर्स किसी वस्तु की स्पीड में परिवर्तन कर सकता है और फोर्स किसी वस्तु की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो इन फोर्स के जो ये इफेक्ट थे, इन इफेक्टों के माध्यम से हम एक क्लियर व्यू बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि फोर्स के इफेक्ट क्या है। तो देखिए, स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या है, यानी गति की अवस्था क्या है। किसी वस्तु की स्टेट ऑफ द मोशन, तो इसके अंतर्गत अगर फोर्स हम किसी वस्तु पर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें तो उसका क्या हो सकता है, स्पीड में परिवर्तन, स्पीड चेंज।
जैसे ये विराम अवस्था में थी, जैसे ही इसको धक्का दिया तो ये मूव करने लग गई। तो यानी इसकी ये पहले रेस्ट अवस्था में थी, तो ये हो गई मूव। स्पीड में परिवर्तन तो होगा है, क्यों? पहले 0 स्पीड थी, बाद में ये कुछ भी स्पीड हो लेकिन स्पीड जरूर हुई है। ठीक है, 0 ग्रेटर देन स्पीड, मतलब 0 से कुछ ज़्यादा ही होगी। ये रेस्ट अवस्था में थी तो इसकी स्पीड थी 0, और जैसे ही इसने मूव की इसकी कुछ न कुछ स्पीड हुई। अब देखते हैं, पहले ये धीरे चल रही थी लेकिन जैसे ही आपने धक्का दिया तेज चलने लग गई। तो पहले फास्टर मूव, पहले ये कुछ कम स्पीड से चल रही थी लेकिन जैसे ही आपने धक्का दिया ये तेज स्पीड से चल रही है। लेकिन मतलब ये है कि पहले जैसे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई वस्तु चल रही है, जैसे ही आपने पीछे से फोर्स दिया उसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कुल मिला के उसकी स्पीड में तो परिवर्तन तो हुआ ही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि तेज स्पीड थी लेकिन जैसे ही आपने धक्का दिया, तेज स्पीड थी, जैसे ही धक्का दिया तो ये कम स्पीड में हो गई। तो क्या हो गई? स्लोअर मूव। यानी पहले तेज चल रही थी, आपने सामने थोड़ा सा धक्का दिया तो उसकी स्पीड हो गई धीरे। तो पहले स्लोअर मूव, यानी पहले फास्ट थी उसके बाद में स्लो हो गई, तो क्या हो गई? स्लोअर मूव। लेकिन स्पीड में परिवर्तन हुआ है, पहले कोई समझ लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गेंद चल रही थी लेकिन बाद में हो गई 10 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड में परिवर्तन हुआ है। इसमें 0 थी लेकिन बाद में समझ लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लग गई। स्पीड में परिवर्तन हुआ है क्योंकि 0 से 10 की ओर बढ़ा है। इसमें समझ लेते हैं कि पहले 10 थी लेकिन बाद में हो गई 20 स्पीड, इसमें भी स्पीड में चेंज हो रहा है। और इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, पहले 20 थी लेकिन बाद में सामने थोड़ा सा धक्का दिया तो ये हो गई स्पीड कम। तो इसमें क्या हुआ? स्पीड तो परिवर्तन हुआ। अब चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति है कि जैसे ही तेज दौड़ रही हमने धक्का देके इसको रेस्ट में ला दिया, तो क्या हुआ? मूव, पहले मूव कर रही थी, चल रही थी लेकिन सामने जैसे अप्लाई किया हो गई रेस्ट। समझ लेते हैं कि पहले 20 की स्पीड से चल रही थी लेकिन बाद में जैसे ही सामने फोर्स अप्लाई किया ये 0 हो गई। तो इन सभी में क्या देख रहे हैं हम कि स्पीड में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अंतर्गत स्टेट ऑफ मोशन के अंतर्गत एक तो आ गया स्पीड चेंज, यानी किसी वस्तु का अगर स्पीड में चेंज हो रही है तो उसके गति अवस्था में परिवर्तन हो रही है। और वो ये काम कौन कर रहा है? इन सभी पर ये काम कर रहा है। इन सभी जो ये स्थितियां हैं ये फोर्स के कारण घटित हो रही है। अब दूसरा है कि डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज का मतलब ये है कि पहले ये इस दिशा में गति कर रही लेकिन जैसे ही हमने सामने फोर्स अप्लाई करके इस किसी एंगल पर अप्लाई किया तो ये इसने अपनी दिशा ही बदल दी। तो ये क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज। ये भी किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण। अब किसी भी वस्तु के अगर स्पीड में परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ में डायरेक्शन चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु स्टेट ऑफ द मोशन है। ये दोनों ही स्टेट ऑफ द मोशन के अंतर्गत आते हैं। और कोई वस्तु जैसे कोई रेस्ट है तो उसको हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज द रेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कोई वस्तु अगर रेस्ट है तो हम कहेंगे कि वो विराम अवस्था में है। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो वो चलना शुरू हो गई, तो चलना शुरू हो गई तो मतलब ये हुआ कि वो मूव करने लग गई। तो रेस्ट और मोशन दोनों ही स्टेट ऑफ द मोशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कोई वस्तु अगर रेस्ट अवस्था में है यानी कोई वस्तु अगर इन मोशन में है तो वो दोनों ही स्टेट ऑफ द मोशन में आएंगे। और फोर्स किसी वस्तु की स्पीड में परिवर्तन कर सकता है और किसी वस्तु के डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। तो आपने ये फोर्स का जो दूसरा इफेक्ट था डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब आपने ये सब तो कर लिया है कि फोर्स स्टेट ऑफ द मोशन में परिवर्तन करता है, यानी वो स्पीड में चेंज करता है और वो डायरेक्शन चेंज करता है। क्या सभी परिस्थितियों में फोर्स हमेशा
स्पीड चेंज और डायरेक्शन चेंज करता है? बिल्कुल नहीं। आप किसी समतल पर खड़े किसी भारी बॉक्स को अगर धक्का देंगे तो आप अपना द्वारा अधिकतम मैक्सिमम फोर्स अगर अप्लाई कर दिया तो भी वो मूव नहीं कर रहा है, नॉट मूव। या फिर आपने किसी वॉल यानी दीवार को आपने ऐसे धक्का देने की कोशिश की जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं अपने अधिकतम फोर्स से इसको धक्का दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये दीवार है वो मूव नहीं हो रही। तो हमेशा ये नहीं समझा जाना चाहिए कि कोई वस्तु पर अगर कोई बल लगा रहा है तो हमेशा वो उसके मोशन, स्टेट ऑफ द मोशन में परिवर्तन कर ही दे, नहीं कर सकता। कुछ परिस्थितियों में फोर्स ना तो किसी वस्तु की स्पीड में चेंज कर सकता है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे दीवार वाले उदाहरण में आपने दे दिया, इसको आप धक्का देके इसको गति अवस्था में नहीं ला सकते हैं और इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फोर्स का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि वो किसी वस्तु के स्टेट ऑफ द मोशन में परिवर्तन कर सके। तो आपने फोर्स का जो इफेक्ट था आपने पढ़ लिया है कि फोर्स किसी वस्तु का स्पीड में परिवर्तन और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्या फोर्स के सिर्फ यही इफेक्ट है, कोई और इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल, फोर्स के और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। उसके अंतर्गत हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाला है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी वस्तु की आकृति में ही फोर्स परिवर्तन कर सकता है। यानी वो वस्तु की ना ही स्पीड में परिवर्तन करता है ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन फोर्स उसके आकृति में ही बदलाव कर सकता है। तो इस उदाहरण को हम कैसे समझेंगे, इसको भी हम एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे। तो पहले हम दो बुक लेंगे और एक पत्थर लेके उसको समझाएंगे बाद में। जैसे ये बुक है, ये भी बुक है, ठीक है। आपने क्या किया, ये बुक है, ये बुक है, आप इसको ध्यान से देखना। ये स्केल रखी मैंने, अब मैंने क्या किया, इस पर कोई पत्थर रख रहा हूँ, यानी इस पर भार रख रहा हूँ, यानी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखना। आप क्या देख रहे हो कि स्केल के जो आकृति थी उसमें परिवर्तन हो रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि ये समतल मान लेते हैं, ये दो बुक है, इस पर आपने स्केल रखी। अब जैसे ही आपने स्केल रखी, ये अपने सीधी लाइन में थी, लेकिन आपने क्या किया, अब इस पर टाइल रख दी। जैसे ही टाइल रखी, ये ऐसे परिवर्तित हो गई, यानी इसके अब पत्थर इसके स्पीड में परिवर्तन का, मतलब स्पीड में नहीं, इसके शेप में परिवर्तन कर दिया। तो इस मामले में आप क्या देख रहे हैं, फोर्स, जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है। यानी फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस मामले में आपने देखा कि ना तो इसकी स्पीड में परिवर्तन हो रहा है स्केल के, ना इसकी कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ इसके शेप में परिवर्तन हो रहा है। तो बल का ये एक और इफेक्ट है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि आपने किसी प्लेट में देखा है, या प्लेट या थाली में, कि आप जब आटा गूंथते हो तो उसके, आप जब उस पर आटा गूंथते हो तो उसके हमेशा आकृति में परिवर्तन होता रहता है। कभी आकृति हर समय जब आप उस आटे को गूंथते हो तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा था। इस मामले में जब आप अपने हाथों से किसी उस आटे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके क्या हो रहा है, शेप में परिवर्तन हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। वहीं आप किसी रबर को देखते हो, जैसे रबर को आप तानते हो और उसको वापस छोड़ते हो तो वो अपनी वापस स्थिति में आ जाता है। पहले रबर इतना लंबा था, लेकिन आपने फोर्स अप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये रबर तन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पीड में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसकी डायरेक्शन चेंज हुई नहीं, लेकिन इसका शेप चेंज हो रहा था। पहले ये स्मॉल था, अब ये हो गया लॉन्ग। तो फोर्स को आप देख सकते हैं कि फोर्स किसी वस्तु के स्पीड में परिवर्तन कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है, साथ ही उस किसी वस्तु के जो शेप है उसमें भी परिवर्तन कर रहा है। तो आपने जो फोर्स के इफेक्ट थे वो तो आपने पढ़ लिए हैं कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं। अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्या
किसी वस्तु पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो तीनों इफेक्ट एक साथ हो सकते हैं, जैसे स्पीड में परिवर्तन, स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज एंड प्लस शेप चेंज। मैं आपको समझाता हूँ कि तीनों ही घटनाएं एक साथ हो सकती हैं। जैसे कोई खिलाड़ी, या फुटबॉल के मामले में देखते हो, फुटबॉल है, आपने जैसे ही किक मारी फुटबॉल इस तरफ मूव करने शुरू हो गई, तो सर्वप्रथम इसके साथ क्या हुआ, इसकी स्पीड चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन सामने आपने किक मारी जोर से, तो इस सामने से मारी तो समझ लो आपने इस तरफ किक मारी तो ये वस्तु इस तरफ मूव करने लगी। तो दूसरी इसके साथ क्या घटना हुई, इसके साथ घटना हुई कि इसने स्पीड में परिवर्तन कर दिया, नहीं डायरेक्शन चेंज कर दिया। तीसरी जब आपने किक मारी है तो मामूली सा ही हो, कुछ भी हो अंतर, लेकिन ज़रूर हुआ है कि जैसे ही आपने यहाँ तरफ किक मारी है तो फुटबॉल थोड़ी सी इधर हो गए, जैसे ही आपने लास्ट से फोर्स अप्लाई किया मामूली सा ही हुआ लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स जब आपने अप्लाई किया है तो आपने पहले तेज स्पीड से आ रही थी, स्लो कर दी, अगर धीरे किक मारी है तो स्पीड में परिवर्तन। आपने फोर्स से इस दिशा में आ रही थी लेकिन आपने इस एंगल पर जैसे ही लात मारी तो इस दिशा में चली गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। प्लस आपके द्वारा थोड़ी सी भी किक मारी गई है लेकिन उसमें थोड़ी सी फुटबॉल की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बाद में जैसे ही आपने पैर किक मार के हटाया तो वापस अपनी स्थिति में आ गई, लेकिन शेप में चेंज जरूर हुआ है। तो जब किसी फुटबॉल पर किक मारता है तो ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित होती है। तो जब आप ये देखते हो कि किसी वस्तु पर अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर एक ही इफेक्ट होगी, यानी या तो उसकी स्पीड में परिवर्तन हो जाए, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर उसका शेप चेंज हो जाए। नहीं, हो ये भी सकता है कि तीनों वस्तुएं, मतलब तीनों जो ये इफेक्ट हैं वो एक साथ भी घटित हो सकते हैं, या कोई दो जो इफेक्ट हैं वो भी दो साथ घटित हो सकते हैं। तो जब आप किसी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर कोई एक ही इफेक्ट काम कर रहा हो, उस पर तीनों इफेक्ट एक साथ हो सकते हैं, या फिर इसको कोई दो इफेक्ट भी एक साथ हो सकता है, या फिर उसका एक इफेक्ट भी हो सकता है। तो आपने देखा है कि फोर्स के अपने अपने क्या इफेक्ट हैं। अब यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला है, यहाँ से हमने यही निष्कर्ष निकाला है या कंक्लूजन निकाला है कि कोई वस्तु अपने खुद से ही गति करना नहीं शुरू हो जाती। ये वस्तु है कि अपने खुद से ही गति करना शुरू नहीं हो जाती, या पर कोई वस्तु चल रही है तो वो अपने आप ही नहीं रुक जाती है, या फिर कोई वस्तु है तो अपने आप ही अपना शेप चेंज नहीं कर रही। अगर किसी वस्तु के स्पीड में परिवर्तन हो रहा है, या किसी वस्तु के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, या उसके शेप में चेंज हो रहा है, तो इन सभी जो घटनाओं है उसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, फोर्स। तो ये फोर्स ही है जो ये सब इफेक्ट करवा रहा है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि फोर्स स्पीड चेंज कर रहा है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप में परिवर्तन कर रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फोर्स के इफेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के बारे में और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।